साठ का एक दिन नाटक 3 अंकों में विभक्त हुआ है और हम अभी तक पहला अंक का चौथा भाग तक पढ़े हैं। क्योंकि ये वीडियो अगर एक बार बनाते तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसे छोटे-छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग पहले अंक का चौथा भाग पढ़ रहे थे और अभी इसका पाँचवा भाग पढ़ेंगे, जो कि कालिदास और विलोम के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो चलिए कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कालिदास: सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ? विलोम: दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का कैसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? कालिदास: मैं नहीं जानता। विलोम: मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालयें हैं और तरह तरह की विलास भूमियां हैं। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका: आर्य विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने का आशा नहीं कर रही थी। विलोम: मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया हूँ। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी प्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास: विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम: ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम: क्या हुआ है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकंष्ट के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास: निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम: अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुम एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास: वर्षों का व्यवधान भी विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम: मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास: मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम: मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ आती है। मल्लिका: आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता श्रम में नहीं समझती। विलोम: अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका: मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम:
ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप। विलोम उसे दृष्टि में रखते हुए, क्या ये उचित नहीं है कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या फिर। मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अंधकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अंधकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकष्ट के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः है प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख के निकट ले जाता है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं कि। मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा के आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता है नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योरी की ओर चल देता है। ड्योरी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारी भी शुभ चिंतक है। कालिदास, ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वे मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आप पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हैं। मैं व्यंग्य के साथ मुस्कुरा कर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका, फिर उदास हो गए? कालिदास झरोखे के बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास,
लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्यश्रेय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है मल्लिका, और वे प्रश्न मैं हूँ, हो ना? उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देता है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चले जाने से मेरे अंतरण को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मेरे हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कुहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कुहनियों पर थोड़ी भी रख दे देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए कहती हूँ, जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उससे टेक लगा लेती है। मल्लिका, ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सूखा भी तो हो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतरण में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी उपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका उठकर उसके आ जाती है और उसके हाथ अपने कंधों में ले लेती है। मल्लिका, ये क्यों नहीं आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकती हो। कालिदास, फिर भी कई कई आकांक्षाएं उठती है। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं हो पाओगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हिरण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे, और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी।
बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलकें झपक कर अपने आंसू सुखा लेती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? मल्लिका, नहीं, विदा नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसीलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदते रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका का आसन से उठ खड़ी होती है और झरोके के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितनी गहरे मेघ घिरे हुए हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से बरस रहा है ये दुख नहीं है, ये सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुख छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। तो यहीं तक पहला अंक समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम दूसरा अंक पढ़ेंगे।